गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों। आज है 13 जुलाई 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस रोज की तरह। आज फिर कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स में आपके लिए लेके आया हूं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पूछते हैं कि सर हम लोग कैसे जाने कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर में। ये काफ़ी एक डिफिकल्ट टास्क लगता है कई स्टूडेंट्स को, जो स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं। देखिए, हमेशा मैं यही बात बोलता हूँ कि आप अपने सिलेबस को पहचानिए। अपने जीएस पेपर 1 2 3 4 इनके सिलेबस को अगर आप पहचान जाओगे ना, इसके सिलेबस आपके याद हो जाएगा, तो ये सिलेबस आपको हमेशा गाइड करेगा कि न्यूज़पेपर में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। तो आज फिर से मैं ये बोल रहा हूं कि अपने सिलेबस को अपने सामने रखिए, उसको रोज 5 मिनट 10 मिनट उसको देखिए। हफ्ते 10 दिन में वो आपको याद हो जाएगा और उसका बाद सिलेबस ही आपको हर समय आपको गाइड करेगा कि कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। क्योंकि इस सिलेबस की गाइडेंस के बिना आप जो कुछ भी इररेलेवेंट पढ़ते रहोगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे, जो हम नहीं चाहते हैं। चलिए, आज के इस न्यूज़पेपर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, देखिए पेज नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ, आप देख ही सकते हो। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ लेंगे नेपाल क्राइसिस के बारे में, देखेंगे नेपाल में भैया क्राइसिस ना बड़े टाइम से चल रहा है और नेपाल की जो पॉलिटिक्स है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। जीएस पेपर 2 में हम इसको कवर करेंगे। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड के वो जो हमें करना रहता है ना, तो हाँ वहाँ से करेंगे। अगला रहेगा रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे, कैसे आरबीआई का इसमें रोल होता है, इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जीएस पेपर 3 के बारे में देखेंगे इसमें हम। ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, इसकी भी एक लिमिट होता है। अगर इस लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन चला जाता है ना, तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होता है। लेकिन उस लिमिट के अंदर महंगाई अगर रहती है तो हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो हम देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। अगला रहेगा असम कैटल बिल। आज के लिए असम काफ़ी कंट्रोवर्सी में है। पहले पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर जो है कंट्रोवर्सी में था, अब ये कैटल बिल को लेकर कंट्रोवर्सी में है। कैटल बिल वहाँ पे अभी इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 दोनों को ये कवर करता है। क्योंकि देखिए, जो बिल वगैरह मैटर होता है ना, ये तो आपका पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है, लेकिन ये ओवरऑल सोसाइटी को भी इंपैक्ट करता है। जो कैटल बिल आया है, कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि मुस्लिम कम्युनिटी को ध्यान में रख के इसको टारगेट किया गया है। तो जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, रिलीजन है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, तो जीएस पेपर 1 के अंदर। अगला जो रहेगा हमारा रहेगा एजुकेशन एंड द पॉपुलेशन कंट्रोल। देखिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना। तो अगर बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, उनसे पूछा गया था कि सर कई सारे बीजेपी कंट्रोल्ड जो स्टेट्स हैं आज के टाइम पे, गवर्नड स्टेट हैं, वो लोग जो है पॉपुलेशन बिल लेके आ रहे हैं, क्या आप भी बिहार में कुछ इस तरह का कंट्रोवर्शियल पॉपुलेशन बिल इंट्रोड्यूस करोगे क्या? तो उसका इन्होंने बहुत शानदार आंसर दिया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्या नीतीश कुमार जी ने शानदार बात यहाँ पे बोली है। अगला हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप इशू के बारे में। काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, पहले भी इसको मैं कवर करवा चुका हूँ। थोड़ा इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया हुआ था। वहाँ पे सरकार का जवाब क्या आया है अपने इस बिल को लेके, इसके लिए हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जीएस पेपर 2 में इसको हम कवर करेंगे। वैसे आप जीएस पेपर 1 से भी इस इशू को जोड़ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिल आसाम और जो लक्षद्वीप की जो सेंसिटिव और काफ़ी प्रोटेक्टेड जो कल्चर है ना, उसको इम्पैक्ट करता है, और इसीलिए इसका जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगला देखेंगे यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। कल भी हम लोगों ने इस पर काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया था, आज भी हम थोड़ा सा देखेंगे, एडिटोरियल पेज से हम लोग इसको यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, अगला रहेगा प्राइवेसी एंड इंटरनेट। काफ़ी डिटेल्ड ये एडिटोरियल रहेगा। एक्चुअली एडिटोरियल नहीं है, एक इंटरव्यू है, और इस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको इसका लिंक भी दिया था, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते थे, सुन सकते थे लाइव जाके। एनीवेज कोई बात नहीं, थोड़ा हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला रहेगा माइग्रेंट डाटाबेस के बारे में रहेगा, कि ये डेटाबेस क्या होता है, इसकी क्या डेडलाइन थी, क्या इसका काम होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सरकार को डांट लगाई है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखेंगे। अगला रहेगा हमारा जी सैक, मतलब जी सैक का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अभी आप लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकते हो अगर आपके पास पैसा है तो, और आप भी पैसा कमा सकते हो। पहले पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के पास हुआ करती थी, क्योंकि करोड़ों में डील करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आप भी इसमें डील कर सकते हो, तो इसके बारे में देखेंगे है क्या। तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी सेक्शन से आज टॉपिक थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन टॉपिक्स बहुत डिटेल्ड नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट है, छोटे हैं, लेकिन हम लोग इसको डेफिनेटली कवर यहाँ पे करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स जैसे हमारे इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, आप हमारे टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर जाना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेली न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराते हैं, आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, और भी बहुत सारा मटेरियल आपको दोस्तों हम लोग प्रोवाइड कर यहाँ पे करवाते हैं। तो देखिए, कंटेंट की कमी नहीं है, कंटेंट आपके लिए एकदम भरपूर है। कमी किस चीज़ की है? कमिटमेंट की कमी है। भैया पढ़िए, अपने गोल को सेट कीजिए। चलिए, असम के अंदर नया कैटल बिल जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, असम भी एक बहुत, पहले तो असम देख लेते हैं, आजकल काफी न्यूज में रहता है ना। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ये है आपका असम,
आप ये देखिए कि आसाम के जो है कौन कौन सी स्टेट जो है यहाँ से लगते हैं। थोड़ा ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी कर लेते हैं क्योंकि आसाम काफ़ी न्यूज़ में है, तो इसलिए डेफिनेटली वो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ आपसे एग्जाम में पूछने वाला है। देखिए, अरुणाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है, नागालैंड बाउंड्री शेयर करता है, इम्फाल करता है, आइजोल करता है, और यहाँ पे त्रिपुरा है ना, इधर से मेघालय और इधर से वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, है ना, मणिपुर, मिजोरम, है ना, मिजोरम और त्रिपुरा और मेघालय। 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टेट्स की बाउंड्री जो है ये शेयर करता है। 7 स्टेट्स की बाउंड्री जो काफी ज्यादा है। यूपी जो है ना, उत्तर प्रदेश, वो सबसे ज्यादा स्टेट्स की बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद आता है आपका आसाम। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है सेवन सिस्टर्स, कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, तो आप इसको याद कर सकते हो। सेवन सिस्टर्स प्लस वन भी कहते हैं कई बार, जिसके अंदर हम लोग सिक्किम को भी जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए इसको ना एक याद करने का तरीका बताता हूँ। मेरे स्कूल में टीचर ने मुझे बताया था जब व्हेन आई वाज इन 7th स्टैंडर्ड, और तब से मुझे अब तक याद है। देखिए इसको याद कैसे रखते हैं कि कई बार याद नहीं रहते हैं। नागालैंड, है ना, नागालैंड, एक आपका हो जाता है मणिपुर, एक आपका हो जाता है मिजोरम, और एक आपका हो जाता है त्रिपुरा। तो इसके लिए मुझे ट्रिक बताया था मेरे स्कूल में टीचर ने, उसने कहा था नाम मित्र, ये ट्रिक बताया था। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सबको याद रहेगा ये नाम मित्र। इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है, लिख लोगे तो आपके हमेशा के लिए याद हो जाएगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, बहुत शानदार ट्रिक उन्होंने मुझे बताया था। उसके अलावा आसाम जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है ना, वो भूटान के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे आपका भूटान आ जाएगा, और वो बांग्लादेश के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है। कंफ्यूजन मत होना, आसाम जो है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। म्यांमार के साथ बाउंड्री कौन शेयर करता है? अरुणाचल करता है, नागालैंड करता है ना, नागालैंड करता है, मणिपुर करता है, मिजोरम करता है, ये म्यांमार के साथ करते हैं, आसाम नहीं करता। तो थोड़ा सा ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो भैया नया कैटल बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। इस कैटल बिल के अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कुछ प्रोविजन आपको बता देता हूं। जैसे जो जो हिंदू, सिख या जैन जो डोमिनेटेड एरियाज हैं आसाम के अंदर, आप वहां पे बीफ नहीं बेच सकते। इसके ऊपर बैन लगा दिए गए हैं। अगर कोई मंदिर है, उस मंदिर के 5 किलोमीटर के एरिया में आप लोग बीफ नहीं बेच सकते हो। ठीक है, यहां पे इसका ये प्रोविजन है। उससे पहले भी आसाम में 1950 में कैटल बिल था। उस कैटल बिल के अंदर भी कुछ प्रोविजंस थे जिसको लेके अभी यहाँ इसको मॉडिफाई किया गया है, मॉडिफाई किया गया है। अब देखिए समस्या यहाँ पे ये है कि इन्होंने बीफ को डिफाइन नहीं किया है कि बीफ के अंदर हम लोग क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग काऊ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बुल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने बफेलो भी इंक्लूड कर दिया है, बफेलो, जबकि बफेलो का बीफ से एज सच कोई लेना देना नहीं है। और कंट्रोवर्सी यहाँ पे देखिए, टेम्पल की बात कर रहे हो आप यार, टेम्पल तो कहीं पे भी बनाया जा सकता है। आप वहां पे एक पत्थर डाल दो और वो टेम्पल बन जाएगा। तो मतलब ये क्या है, ये बीफ को बेचने की, कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कोई डिफाइन नहीं किया है कि वो टेम्पल की कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं दिया है कि वो कितना पुराना होना चाहिए कि उसके आसपास नहीं कर सकते हो। सिर्फ सिंपल सा लिख दिया टेम्पल। अब मेरे एरिया में अगर मैं टेम्पल लगा दूंगा तो 5 किलोमीटर में बीफ बिक ही नहीं सकती है। तो काफी कंट्रोवर्शियल है ये, काफी कंट्रोवर्शियल है। ऊपर से देखिए, टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाला को बता दिया। ऊपर से जैसे जो पुलिस है उसको काफी ज्यादा पावर दी गई है। पहले क्या होता था, जो वेटरनिटी मतलब जो 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 जानवर के डॉक्टर होते हैं ना, अगर कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो वो जो लोग वहां पे जाके विजिट करते थे और उसको स्टडी करते थे। जैसे मान लो अगर कोई बोले कि सर यहाँ पे ना बीफ जो है वो बिक रहा है, तो वेटरनिटी डॉक्टर आते थे, वो चेक करते थे कि बीफ है कि नहीं है। लेकिन अभी वो पावर पुलिस को दे दी गया है। इसका मतलब पुलिस अब कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी रेड मार सकती है, सीज कर सकती है और हरास कर सकती है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इंटर स्टेट, अगर जैसे आसाम इतनी सारी जो है स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, अगर इंटर स्टेट ट्रेड होता है तो एनिमल ट्रेड होता है, तो पहले आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, परमिशन की रिक्वायरमेंट। और स्लोटर का क्या है, एनिमल स्लोटर के लिए, एनिमल स्लोटर के लिए 1950 के बिल में प्रोविजन था कि जो जानवर 14 साल या उससे पुराने हो गए, मतलब बूढ़े हो गए हैं, आप उनको स्लोटर कर सकते हो, या फिर वो काम करने के लिए अनफिट हैं। मतलब जैसे किसी का जानवर की अगर टांग ही कट गई तो काम तो नहीं कर पाएगा, तो उसको स्लोटर किया जा सकता था। और जो 14 साल से पुराने हो गए, मतलब बूढ़े हो गए हैं, उनको स्लोटर किया जा सकता था। और इसके और जो है परमिशन की रिक्वायरमेंट होती थी। अभी नए बिल के अंदर क्या है, चाहे वो जानवर किसी भी उम्र का हो, चाहे वो 6 महीने का हो, 1 साल का हो, सबके लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट है। पहले सिर्फ 14 साल वालों के लिए परमिशन की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। तो यहाँ पे ये कुछ चीजें यहाँ पे
जोड़ दी गई हैं। हालांकि कुछ छूट भी दी गई है, जैसे रिलीजियस अगर कोई सेरेमनी है जहाँ पे एनिमल का यूज़ होता है तो वहाँ पे बिल्कुल छूट दे दी गई है। जैसे बकरीद वगैरह होती है, या फिर हिंदुओं के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, है ना, जहाँ पे एनिमल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है कंजप्शन के लिए, तो उसको वहाँ पे छूट दे दी गई है। ग्रेजिंग के लिए भी छूट दे दी गई है ना। अगर आपका इंटरस्टेटिंग ग्रेजिंग करते हो, अगर आसाम से आप अरुणाचल में चले गए जानवर लेके ग्रेजिंग के लिए, इम्फाल में चले गए, है ना, तो उसके लिए भी छूट दे दी गई है। देखिए आसाम में भी बहुत सारी जो एक इलीगल जो ट्रेड होती है ना, वो बांग्लादेश से होती है, क्योंकि देखिए बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है ना यहाँ पे। तो यहाँ से कहीं वो इलीगल जो है वो ट्रेडिंग की जाती है कैटल्स की, आप बांग्लादेश के अंदर, और आसाम से बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश से आसाम के अंदर। तो इसके लिए भी अभी जो है काफ़ी हार्ड प्रोविजंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है, परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस की गई हैं इस बिल के अंदर। कुछ चीज़ें जो हैं वो ठीक ठाक भी हैं, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं कंट्रोवर्शियल हैं। इसमें जो जेल टर्म का प्रावधान किया गया है वो 3 साल से 5 साल कर दिया गया है, ठीक है। बफेलो को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। भैया आप काऊ को कर दीजिए, ठीक है, वो हम मान रहे हैं, लेकिन बफेलो को भी क्यों इंक्लूड कर रहे हो। चलिए, अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। आप यहाँ पे देख सकते हो ये नेपाल है, ठीक है। नेपाल के साथ इंडिया की कौन कौन सी स्टेट्स बाउंड्री शेयर करती हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और ये पूछते भी हैं। देखिए यहाँ पे आता है सिक्किम, है ना, एक इंडियन स्टेट है। यहाँ पे आता है बिहार, यहाँ पे आता है आपका ये यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे आता है उत्तराखंड, यहाँ पे आता है उत्तराखंड, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आता है आपका बांग्लादेश वाला, आपका वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा, है ना, वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा, ये भी आपका नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट्स जो है नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद ही हम लोग आगे जाएंगे। तो कौन कौन सी हो गई आपका, यहाँ पे सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, और उत्तराखंड हो गया। चलिए, बात क्या है यहाँ पे, देखिए वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और शानदार वीडियो हम लोग बना चुके हैं लक्षद्वीप इसको लेके, बांग्लादेश नेपाल इशू को लेके। 27 मई को एक एडिटोरियल बनाया था हम लोगों ने, जिसमें नेपाल वाले इशू को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो एनालिसिस किया गया था। आप इस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, 27 मई की वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा। देखिए आप जब बाकी सारा मत देखिए, लेकिन वो नेपाल वाला इशू देख सकते हो, ठीक है। वो खाली एक एडिटोरियल आप देख लीजिए, बहुत शानदार है। हिंदू में आया था ये, उस टाइम हम लोग हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करते थे। भैया नेपाल की जो पॉलिटिक्स है ना, वो गेम ऑफ थ्रोन से कम नहीं है। इतने सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे और एक थ्रोन है। अब यहाँ पे जैसे ये मिस्टर केपी ओली हैं, ठीक है, और ये शेख बहादुर देउबा हैं, और एक इनकी प्रेसिडेंट हैं, और एक यहाँ पे जुडिशरी है। इतने सारे प्लेयर हैं, और भी कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ पे, और सारे के सारे दावेदार हैं। अब जो ये प्रेसिडेंट है नेपाल की, वो के एप ओली के जो है काफ़ी क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हुआ करते थे वो इनके बहुत खासम खास दोस्त हुआ करते थे। इवन यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो उनको ओली ही पॉलिटिक्स में लेके आए थे उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। तो हुआ ये था कि जो मिस्टर ओली है ना, वो अब नेपाल पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजोरिटी को प्रूफ नहीं कर पाए थे, तो जिसकी वजह से उनको हट जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर जो है जालसाजी की, उन्होंने फ्रॉड किया। इन्होंने ये फ्रॉड किया कि नेपाल की पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया, और डिसोल्व करने के बाद ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अगला इलेक्शन जो है नवंबर 12 को होगा। इसका मतलब 12 नवंबर तक ये इस पोस्ट पे रह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की, है ना, जो गलत है। मतलब इन्होंने प्रेसिडेंट के साथ मिलकर डिसोल्व कर दिया और इलेक्शन की डेट भी फिक्स कर दी। मतलब इतने महीने तक ये आराम से पोस्ट पे रह सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, तब तक ये सिस्टम को इधर उधर कर सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है। देखिए ये इंडिया नेपाल का बॉर्डर है जो इस तरह से है, एकदम ओपन बॉर्डर टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन थी। अभी क्या है, जो नेपाल का जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने दोबारा से ये जो हाउस है, पार्लियामेंट है, उसको रीइंस्टेट कर दिया है। मतलब ये बोला है कि प्रेसिडेंट ने जो इसको डिसोल्व किया है ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और पार्लियामेंट को दोबारा से आप स्टार्ट करिए, क्योंकि पार्लियामेंट अगर स्टार्ट हो जाएगी तो केपीएस ओली जो है वो बाहर हो जाएंगे, और प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे, शेर बहादुर देउबा। और शेर बहादुर देउबा जी इंडिया के भी काफ़ी क्लोज हैं, क्योंकि मिस्टर ओली है ना भैया, ये चाइना के काफ़ी क्लोज हैं। तो इंडिया पहले यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी इंडिया के लिए, क्योंकि इनकी पॉलिसी वो एंटी इंडिया होती हैं। एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में थी और न्यूज़ में थी। देखिए यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम होता है काला पानी, ठीक है, काला पानी।
तो ये जो है काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि नेपाल क्लेम करता है कि काला पानी उसका है और इंडिया क्लेम करता है कि काला पानी उसका है। यहाँ से काली रिवर जो है वो फ्लो करती है ना। इसके लिए भी हम लोगों ने, आप जाओगे ना तो आप वहाँ पे बना रखा हम लोगों ने एक एडिटोरियल बड़ा शानदार काला पानी को लेके। तो न्यूज़ में भी था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा था कि नेपाल की जो पार्लियामेंट जो डिसोल्व कर दी गई थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा से रीइंस्टेट कर दिया है, जिसको लेके ये न्यूज़ में था। ये पूरा पीछे इसका इशू क्या है वो आप जो है इस एडिटोरियल में जाके देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोबारा मैं यार वो पूरा इशू करवाने लगूंगा तो आधे घंटे का तो वो एनालिसिस ही हो जाएगा। तो जब ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है तो दोबारा बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। चलिए, जो हर जैसे मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए, आसाम के अंदर आप देख लीजिए, यूपी के अंदर देख लीजिए, ये के सारी स्टेट्स के अंदर जो है ना पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ पॉलिसीज ये लाए हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हैं, जिनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। हालांकि अभी ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया नहीं है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी ये केस जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको वैसे नल एंड वॉइड कर ही देगा एनीवेज। अब जब नीतीश कुमार जी को ये पूछा गया कि सर सारे के सारे बीजेपी कंट्रोल स्टेट्स में पॉपुलेशन पॉलिसी लेके आ रहे हैं, क्या आप बिहार के अंदर भी लेके आओगे? इन्होंने कहा कि हम लोग बिहार के अंदर कोई भी इस तरह की पॉलिसी नहीं लेके आएंगे। क्योंकि अगर देखिए आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया, आप वीमेन को एजुकेशन दीजिए। अगर आप वीमेन को एजुकेशन दोगे, उनको और ज्यादा पावर दोगे, कौन सी पावर? डिसीजन मेकिंग पावर। तो उन तो फर्टिलिटी रेट वैसे ही कम हो जाएगी। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक वीमेन, जो एक औरत होती है, वो अपने जीवन में कितने बच्चे पैदा करती है अपनी प्रोडक्टिव एज में, जो 2.1 होना चाहिए। इसे कहा जाता है रिप्लेसमेंट रेट। अगर एक औरत 2.1 बच्चे पैदा करती है तो इसका मतलब पॉपुलेशन रिप्लेस हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। ठीक है, बिहार की अभी ये 2.1 से ज्यादा है, 2.1 से ज्यादा है। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी ने ये बोला है अगर कोई लड़की या कोई एक फीमेल जो है, अगर वो 10वीं पास कर लेती है, अगर वो 10वीं क्लास तक चली जाती है तो फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। और अगर वो 10+2 मतलब अगर 12वीं अगर पास कर लेती है 12th स्टैंडर्ड, तो फर्टिलिटी रेट जो है 1.7 आ जाती है। तो भैया मैं पॉपुलेशन बिल क्यों लेके आऊं? इट्स बेटर ना कि मैं विमेन का एजुकेशन दूं, उनको एम्पावर करूं, फर्टिलिटी रेट वैसे ही कम हो जाएगी, पॉपुलेशन वैसे ही कंट्रोल हो जाएगी। कितना शानदार आंसर दिया है। और ये आसाम वाले क्या कर रहे हैं, यूपी वाले क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब साउथ इंडिया को देख लीजिए आप। चलो आज इसके बारे में एक और एडिटोरियल है, थोड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन बिहार के बारे में इतना ही। एक नेक्स्ट एडिटोरियल है, उसको मैं थोड़ा सा पॉपुलेशन में थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। ठीक है, कल भी हम लोगों ने पॉपुलेशन वाले बिल को डिस्कशन किया था यूपी वाले कॉन्टेक्स्ट में। आज उसी का एक आंसर आया है एडिटोरियल में, थोड़ा हम जिसको देखेंगे, है ना। चलिए जी, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है वो लक्षद्वीप को लेके है। ठीक है, लक्षद्वीप के अंदर जो है सरकार ने अभी कुछ रूल्स लेके आई थी, जिसके अंदर कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें थी। जैसे वहाँ पे बीफ बैन कर दिया गया था, वहाँ पे कुछ डेयरी फार्म हुआ करते थे बड़े बड़े, उनको भी बंद कर दिया गया था। जो मिड डे मील है लक्षद्वीप के अंदर, मिड डे मील के अंदर जो है नॉन वेज मतलब चिकन वगैरह को बंद कर दिया गया था, नॉन वेजिटेरियन फूड को। ठीक है, और वहाँ पे एक लैंड डेवलपमेंट बिल लेके आए थे। लैंड डेवलपमेंट बिल का मतलब ये है कि सरकार अभी वहाँ पे किसी भी लैंड को ग्रैब कर सकती है और उसके ऊपर होटल वगैरह बना सकती है, क्योंकि सरकार ये कहती थी कि हम लोग लक्षद्वीप को मालदीव बनाएंगे। अब भैया लक्षद्वीप का मालदीव बना तो दोगे, लेकिन वहाँ के लोगों का कल्चर देखिए, वहाँ के लोगों का ट्रेडिशन देखिए, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है ना। तो लक्षद्वीप को लेकर जब ये इशू हुआ था तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी, पूरी कंट्री में कंट्रोवर्सी हो गई थी। लक्षद्वीप के लोग सड़कों के ऊपर आ गए थे, जो जनरली न्यूज में नहीं रहते हैं, है ना, लेकिन इस बार वो काफी ज्यादा न्यूज में थे। इसको लेके हिंदू में कुछ टाइम पहले 31 मई को शानदार एडिटोरियल आया था। ठीक है, वो उस एडिटोरियल को हम लोगों ने बहुत बढ़िया एकदम डिटेल में उसको जो है एनालिसिस किया था, आप यहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दे दूंगा। बात ये है कि जब ये इस तरह के इशू हुए थे काफी कंट्रोवर्शियल, तो ये मामला चला गया था कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने ऊपर इसके ऊपर स्टे लगा दिया था। अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जवाब दिया है कोर्ट में। उसने कहा है देखिए सर, जो मैंने डेयरी फार्म वहां पे बंद किए हैं, वो डेयरी फार्म मैंने इसलिए बंद किए हैं क्योंकि वो डेयरी फार्म जो है वो प्रॉफिट में नहीं जा रहे थे। 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था हर साल, तो इसलिए उनको बंद कर दिया था मैंने। लेकिन वहां के लोग ये कह रहे हैं कि डेयरी फार्म इसलिए बंद कर दिए गए हैं क्योंकि गुजरात से जो है सरकार जो है वहां पे दूध इंपोर्ट करना चाहती है और गुजरात की इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहती है, उनकी लोकल इंडस्ट्री को जो है वो खत्म करना चाहती है। सरकार ने ये कहा है मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वहां पे 90 लाख रुपए का हर साल नुकसान हो रहा था, और क्योंकि वो सरकारी थे तो इसको बंद करना ही फायदेमंद है। तो इस तरह के कुछ आर्गुमेंट जो है सरकार ने यहाँ पे दिए थे। हालांकि
अभी तो ये केस थोड़ा लंबा चलेगा, देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होगा, सरकार वो कौन कौन से अपने यहाँ पे आर्गूमेंट देती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, स्पेशली जो ये लैंड डेवलपमेंट वाला बिल है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्योंकि देखिए क्या होगा, सरकार क्या करेगी, लोगों की ज़मीनें वहाँ पे छीन लेगी और उनको अडानी अंबानी और टाटा को दे देगी कि भैया यहाँ पे आप होटल बनाइए, यहाँ पे पार्क्स बनाइए, है ना, और टूरिज्म को डेवलप कीजिए। और वहाँ के जो लोकल लोगों की जो मेन जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो फिशिंग है, और फिशिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। ये मैंने सारे के सारे डिस्कशन जो हैं इस आर्ट एडिटोरियल में बहुत डिटेल में कर रखे हैं। आप जब भी आपको समय लगे आप इसको ज़रूर देखिए, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। फैमिली मिस, देखिए कल वाले एडिटोरियल में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में। यूपी में पॉपुलेशन को लेके यूपी की सरकार, जो आदित्यनाथ जी की सरकार है, योगी सरकार है, वो कुछ एक पॉपुलेशन बिल लेके आई है। अभी तो वो ड्राफ्ट प्रपोजल है, जिसके अंदर जो है ऐसा बोला गया है कि अगर यूपी में किसी के भी 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, उनको जो है सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, ठीक है, और वो जो है लोकल इलेक्शंस भी नहीं लड़ सकते। इस तरह के जो है कुछ उसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हैं। योगी सरकार का यह कहना है कि मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, ठीक है, उसके लिए कि मैं ये सारी की सारी चीज़ें कर रहा हूं। तो इसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्रिटिसाइज किया गया है कि उत्तर प्रदेश ने जो ये कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन बिल लेके आया है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया कि देखिए क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़रूरी है। अगर क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, है ना। आप भी आराम से सोचिए, बैठिए, लॉजिकली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में चीज़ों को क्रिटिसाइज कीजिए। आप जो क्रिटिसाइज का मतलब ये नहीं कि उसको गाली दो, क्रिटिसाइज का मतलब जो है उसको क्रिटिकली एनालिसिस करो कि इसका ये नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। जब आप किसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करोगे ना, तभी तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे दोस्तों, है ना। अगर किसी चीज के अंदर कमियां ही नहीं ढूंढोगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे, है ना। तो वो यहाँ पे एक जो सिविल सर्वेंट से भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है। जब आप कल को बन जाओगे, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे कहीं पे, आप कंट्रोल करोगे किसी चीज़ को, तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उन चीज़ों के अंदर जो कमियां हैं उसको ढूंढिए और उसका फिर सॉल्यूशन फाउंड आउट कीजिए। तो यही एक आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि हमारे एग्जाम में इसलिए तो पूछते हैं ना, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। आपके केस स्टडी में भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार बार हम लोग एक चीज़ बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट जिसको रिप्लेसमेंट लेवल भी कहा जाता है, ये होना चाहिए 2.1, आइडियली 2.1 होना चाहिए, ठीक है। यूपी में अभी ये जो है 2.1 से ज्यादा है। इसका मतलब इसको 2.1 तो लेके आना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन जो है रिप्लेस हो सके, फर्टिलिटी रेट लेवल। तो इसको आप कैसे लेके आओगे, जैसे जो बिहार वाला मॉडल है, जो साउथ इंडिया, देखिए साउथ इंडिया में भी तो पॉपुलेशन कंट्रोल में हुई है, वो तो पॉपुलेशन बिल नहीं लेके आए। उन्होंने क्या किया, लोगों को एजुकेशन दिया, स्पेशली वीमेन को। जब वीमेन को एजुकेशन देते हो तो पॉपुलेशन खुद ब खुद ही कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। यूपी के अंदर भी ये देखा गया है कि पिछले एक दशक में, पिछले एक साल में फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.7 आ गया है। पहले 3.7 हुआ करता था, इवन 3.8 हुआ करता था पिछले डिकेड में, और अपने आप ही ये जो है अभी 2.7 चल रहा है। और नेशनल एवरेज जो है वो 2.1 से नीचे है। हालांकि इसको 2.1 अगर हम लेके आएंगे तो कहने का मतलब ये है कि योगी सरकार को एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एजुकेशन दोगे, डेवलपमेंट करोगे, अपने आप ही ये फर्टिलिटी रेट जो है कम हो जाएगी, जिसका यहाँ पे एविडेंस भी नजर आता है। पिछले 10 साल में यूपी की फर्टिलिटी रेट 3.8 से घट के 2.7 हो गई है। और ये सारे के सारे रिलीजन में है, ये मुस्लिम्स में भी कम हुई है और हिंदूज में भी कम हुई है, दोनों में ही ये कम हुई है, ठीक है। तो आप एंटी डेमोक्रेटिक मेजर लेने की बजाय आप दूसरे मेजर भी यहाँ पे ले सकते हो। आप हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए, आप एजुकेशन के ऊपर फोकस कीजिए, आप वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस कीजिए, पॉपुलेशन अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगी। और भैया इंडिया में अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया हो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अभी नहीं हुआ है। अभी हमारी जनता यंग है ना। यंग जनता को अगर आप एजुकेशन दोगे, स्किल दोगे, तो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो नुकसान नहीं है, वो बर्डन नहीं है। चाइना में क्या हुआ है, चाइना में यही तो हुआ है। चाइना में जो है पहले वन चाइल्ड पॉलिसी हुआ करती थी, बाद में उनको उनको जब पॉपुलेशन बूढ़ी होने लगी, पॉपुलेशन कम होने लगी, तो उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अभी 2 चाइल्ड कर दिया गया। 2 चाइल्ड करने के बाद भी 3 चाइल्ड कर दिया गया। तो चाइना में लोग ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ाइए, इंडिया में कह रहे हैं कि कम कीजिए। प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। तो इनकी अप्रोच सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है
क्योंकि ये क्या है, अभी यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, इस एडिटोरियल में यही कहा गया है कि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, ये एक इलेक्शन मूव है, एक स्टंट है। हालांकि इसका पॉपुलेशन को कंट्रोल करने से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यूपी सरकार का कहना है कि देखो मैं पॉपुलेशन कंट्रोल करूंगा तो मेरी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो बात अभी यही है, आप खुद अपने आप एनालिसिस कीजिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है, क्या इस तरह के मेजर्स लेने चाहिए, कौन से मेजर लेने चाहिए, आप जबरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल करवा रहे हो या फिर लोगों को एम्पावर करने से पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, कौन सा मेथड ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप वो देख सकते हो। चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दी है किसके लिए, देखिए आपको देखे कोविड के टाइम में क्या हुआ था, पहली वेव में और सेकंड वेव में अभी भी क्या हुआ है, लाखों माइग्रेंट जो है वो शहरों से अपने गांव की तरफ बेचारे हजारों किलोमीटर की जो सफर करके वो पहुंचे, कई लोग बीच में मर गए। अब होता क्या है, माइग्रेंट लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती, जो सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं उनका बेनिफिट ये लोग नहीं उठा पाते हैं, है ना। अगर आप मान लो झारखंड से अगर आप मुंबई में जा रहे हो तो आप बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, क्योंकि आपका जो जो राशन कार्ड है और जो आपका आधार कार्ड है वो तो झारखंड के अंदर रजिस्टर्ड है। तो अब ये बेनिफिट इनको मिल सके उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको डेटा चाहिए ना। माइग्रेंट्स का अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो उनको सुविधाएं कैसे दोगे। इंडिया के अंदर वो जो है वन नेशन वन राशन कार्ड की अभी जो है हम लोग स्कीम चला रहे हैं, जिसमें कोई भी माइग्रेंट आदमी, कोई भी इंडियन अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है तो वहां से राशन ले सकता है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये स्कीम है। लेकिन इसके लिए आपके पास माइग्रेंट का डेटा होना चाहिए, अगर आपका पास माइग्रेंट का डेटा ही नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा कौन इंसान कहां से कहां गया है। तो इसी के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा था, एक पोर्टल बनाया जा रहा था कॉमन सर्विस सेंटर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पोर्टल डेवलप कर रहे थे। इस पोर्टल के अंदर क्या करना था, इस पोर्टल के अंदर जितने भी माइग्रेंट्स होते हैं उनका डेटा कलेक्ट करना था, अलग अलग स्टेट में, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, पंजाब, सबका डेटा कलेक्ट करना था। उस डेटा को एक कॉमन पोर्टल के ऊपर डालना था, वेबसाइट के ऊपर, ताकि हर स्टेट का ये पता चल सके यहाँ पे कौन से माइग्रेंट हैं, वो कहाँ, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है और वो कहाँ पे जाके काम करते हैं। अगर आप ये पता लगा पाओगे तो डेफिनेटली आप जो है उनको सुविधाएं दे पाओगे। इस पोर्टल की पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है डेट दी थी जुलाई 31, और कहा था सरकार को 31 जुलाई तक आप इस पोर्टल को तैयार कर दीजिए, लेकिन अभी ये पोर्टल तैयार हो नहीं पाया है, इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा। ठीक है, तो देखते हैं सरकार ने इसमें क्या जवाब दिया है। कि सरकार का कहना है कि देखिए काम सर बड़ा जल्दी हो रहा है, लेबर एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है वो डेटा कलेक्ट कर रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो माइग्रेंट्स हैं उनका अभी नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि डेडलाइन 31 जुलाई थी, लेकिन शायद 31 जुलाई तक ये काम ना हो पाए, बट लेट्स होप कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी कर ले। एनीवेज, चलिए अगला रहता है जी सैक। देखिए जी सैक क्या होता है दोस्तों, जी सैक होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी सरकार को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर टाइप का होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर होता है, इसके ऊपर ये लिखा रहता है कि अगर आप मुझे इतने पैसे दोगे, मान लो ये 100 रुपए की है, 100 करोड़ रुपए की, तो अगर इसके ऊपर लिखा रहता है कि जो भी सरकार को 100 रुपया देगा 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना भी होगा, सरकार उसको उसको क्या करेगी, 5 साल का या 10 साल का ब्याज देगी, इंटरेस्ट देगी, और जब उसको इंटरेस्ट देगी और प्रिंसिपल देगी तो उसको ये उससे ये सिक्योरिटी वापस ले लेगी। जैसे आप कोई पेपर खरीदते हो, है ना, तो सरकार से आप ये सिक्योरिटी ले लेते हो, सरकार को पैसा दे देते हो, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद सरकार आपको जो मूलधन होती है, प्रिंसिपल होती है, वो भी लुटा देती है और इंटरेस्ट भी लुटा देती है। आप ये सिक्योरिटी सरकार को वापस कर देते हो, इसको कहा जाता है जी सैक। जी सैक का यूज किया जाता है पैसा अरेंज करने के लिए, है ना, सरकार पैसा अरेंज ऐसे ही करती है जी सैक। अभी तक क्या होता था, इन जी सैक के अंदर क्या होता था, जो बड़े बड़े बैंक होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करते थे, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अभी जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। आप भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो ना, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट में और सेकेंडरी मार्केट में दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बस यही है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो गिल्ट एज क्या होता है, ये सिक्योरिटी कैसे काम करती है। ठीक है, आरबीआई ने अभी ये प्रपोजल आम इंसानों के लिए भी कर दिया है, चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो चाहे वो सेकेंडरी मार्केट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है कि जो कोई पहली बार सिक्योरिटी लेता है, सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है जब आप सिक्योरिटी को आगे बेच देते हो, आगे से आगे बेच देते हो, उसका मतलब होता है सेकेंडरी, और जो पहली बार होता है उसका मतलब होता है प्राइमरी। जैसे आपके पास कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी होती है, अगर आप उसने भाई को बेच देते हो तो ये सेकेंडरी मार्केट है, आपका भाई अपने उसके अपने दोस्तों को बेच देता है तो इसको कहा जाता है सेकेंडरी मार्केट, और जब पहली बार खरीदते हो इसको कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। ठीक है, देखिए
इकोनॉमी की टर्म्स होती हैं। जब तक हमें इकोनॉमी के टर्म्स का थोड़ा डिटेल में अगर नहीं पता चलता है, तब तक इस तरह के टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। इसलिए हमेशा मैं बोलता हूँ पहले आप अपनी इकोनॉमी की टर्म्स को क्लियर कीजिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ट्रेजरी बिल क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होता है ना, इस तरह की चीज़ें, आरबीआई कैसे पैसा जनरेट करता है, कैसे डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, वो थोड़ी थोड़ी आपको टर्म अगर क्लियर होंगी ना, तभी आपको इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन समझ में आएगा। जिसके लिए आप जो है एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, 11th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो आप ये पढ़ सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पे प्रोवाइड भी करवा सकता हूँ। चलिए जी, अगला जो आता है वो प्राइवेसी से रिलेटेड आता है। देखिए हालांकि ये क्या था, एक इंटरव्यू लिया गया था। ठीक है, ये इंटरव्यू किसका लिया गया है, ये लॉयर हैं, ये आप जो है यहाँ पे देख रहे हो, ये लॉयर हैं और पब्लिक पॉलिसी रिसर्च करती हैं, स्मृति परशेरा जी इनका नाम है। इनका ये इंटरव्यू था, एक लाइव सेशन हुआ था जिसमें जो है इनको कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए रिगार्डिंग प्राइवेसी, रिगार्डिंग इंटरनेट, रिगार्डिंग डेटा प्रोटेक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो ये इंटरव्यू ही इनका यहाँ पे प्रिंट किया गया है बेसिकली। तो आपको ये पूरा इंटरव्यू पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी जो जिस्ट है, मतलब इसका जो निचोड़ है, वो मैं आपको बता देता हूं क्या है क्या नहीं है। वैसे पहले हम लोग काफी बात कर चुके हैं ट्विटर और फेसबुक व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी और उसके बारे में, है ना, ऑलरेडी आपको काफी आइडिया होगा। सरकार ने नई आईटी रूल्स लेके आई है, जिसके अंदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कंट्रोल किया जा रहा है। इनको सरकार ने कहा है कि आप जो है 3 ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट करोगे, जैसे कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर, है ना, आप उनको अपॉइंट करोगे। तो कहीं ना कहीं सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, इनको इनके कंटेंट को कंट्रोल करना चाहती है। और जब आप कंटेंट कंट्रोल करते हो तो मतलब आप लोगों की एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहे हो, उनके राइट टू स्पीच को कंट्रोल करना चाहते हो, तो डायरेक्टली वो कानून लेके आती है। ठीक है, तो रेगुलेशन जो है सोशल मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया भर की मैं ये बात कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेशन काफी कम है, इनको काफी कम रेगुलेट किया जाता है। एक नाम होता है सेफ हार्बर। देखिए ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज हो रही है पिछले 6 महीने से, सेफ हार्बर। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सेफ हार्बर वाज रिसेंटली इन न्यूज, सेफ हार्बर इज रिलेटेड टू व्हाट, तो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू इन योर एग्जाम। ठीक है, सेफ हार्बर का मतलब होता है कि जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लीगल प्रोटेक्शन होती है। लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि जैसे फेसबुक के अगर आप ऊपर कुछ पोस्ट करते हो तो उसके लिए फेसबुक रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपने वो कंट्रोवर्शियल पोस्ट लिखी है। फेसबुक तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जो आपको लिखने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। फेसबुक उस कंटेंट को क्रिएट थोड़ी कर रहा है, फेसबुक उसको खुद थोड़ी लिख रहा है, फेसबुक उसको एडिट थोड़ी कर रहा है ना। तो फेसबुक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है। और इंडिया में जो आईटी रूल है ना, उसका आर्टिकल 79 ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, जिसको कहा जाता है सेफ हार्बर। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ये लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं कि इनके ऊपर कौन सा कंटेंट डाला जाता है, इसे कहा जाता है सेफ हार्बर। आई होप आपको याद रहेगा, इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्या इंडिया के अंदर इनको कंट्रोल करने की बात चल रही है? ऐसा भी नहीं है, जर्मनी के अंदर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कई तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इनके कंटेंट को। ठीक है, यूरोप के अंदर भी एक बिल इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है, जिसे कहा जाता है डिजिटल सर्विस एक्ट। यूरोप के अंदर भी कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कुछ बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि देखिए फेक न्यूज का बहुत खतरा हो गया है दोस्तों आजकल, है ना। लोग कुछ भी डाल देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी भी रिलीजन के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी के भी लिए डाल देते हैं, तो जिससे लोगों के अंदर ये अब फेक न्यूज पे लोग विश्वास कर लेते हैं, है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले बहुत लोग होते हैं, व्हाट्सएप पे कुछ भी डालिए, लोग उसको मान लेते हैं कि तो सच है, जबकि 99% उसमें गलत होता है। तो फेसबुक मतलब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे फेक न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। आपको पता है दिल्ली में राइट्स हुए थे पिछले साल, है ना, उन राइट्स में भी सोशल मीडिया के फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा हाथ था। और बहुत बार ऐसा हो चुका है, अमेरिका के अंदर भी आपको पता है कि कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हुआ था, उस टाइम पे भी फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैली थी। तो सोशल मीडिया के कंटेंट को ऑल ओवर दुनिया में जो है कंट्रोल करने की बात चल रही है। देखिए डिक्रिप्शन वाली यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। सरकार कहती है कि अगर कोई फेक मैसेज अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, आप हमें ये बताइए कि वो सोशल मीडिया पे वो मैसेज जो है किसने जनरेट किया था, पहली बार वो किसने लिखा था। अब इसको करने के लिए सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सबके मैसेज पढ़ने पड़ेंगे। अब मान लो मेरे पास कोई फॉरवर्ड मैसेज आता है, हो सकता है ये 1000 बार फॉरवर्ड हुआ हो, किसी ना किसी से मेरे पास आया हो, तो सरकार कहती है कि आप ये पता लगाइए कि किसने इसको ओरिजिनेट किया है। उसके लिए तो सबके मैसेज पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप सबके मैसेज पढ़ोगे तो राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह रहे हैं कि सर ये टेक्निकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं सभी के मैसेज पढ़ूं, क्योंकि ये मैसेज जो है एनक्रिप्टेड होते हैं।
व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ पाता, फेसबुक की आपके पर्सनल मैसेज को नहीं पढ़ पाता, सेम फॉर इंस्टाग्राम। तो अगर सरकार ऐसा इनको ऐसा बोलेगी तो इनको सबके मैसेज पढ़ने पड़ेंगे, जो राइट टू प्राइवेसी का इंक्रिप्शन होगा। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, वो डूज एंड डोंट्स, जब भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट बनाते हो तो आपको बोलते हैं डूज एंड डोंट्स, कि आप ये चीजें कर सकते हो, आप ये चीजें नहीं कर सकते हो, ठीक है। ग्रीवियस रिड्रेसल वाली है कि यहाँ पे प्रॉब्लम, ग्रीवियस रिड्रेसल का मतलब होता है कि अगर आपको कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे होगा। 2004 में एक समस्या हो गई थी कि एक वेबसाइट थी जिसका नाम था बाजी.com, ठीक है, जो प्रोडक्ट बेचती थी, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बेचती थी। बाजी.com पे क्या गया, एक आईआईटी के स्टूडेंट थे जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की जो कुछ जो क्लिप्स हैं, जो न्यूड क्लिप्स वगैरह थी, वो यहाँ पे अपलोड कर दी थी, और उसको मतलब परचेज करने के डाल, मतलब उसको सेल करने के लिए डाल दिया था, यहाँ पे सेल एंड परचेज वाला काम होता था, जिसकी वजह से बाजी.com के जो मैनेजर थे, जो डायरेक्टिंग मैनेजर थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनको छोड़ दिया था, ये बोल के कि इनका कंटेंट के ऊपर कोई कोई कंट्रोल नहीं है। आप कंटेंट के ऊपर कुछ डाल देते हो तो उसको, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल थोड़ी है। तो तब से ये कंट्रोवर्सी चल रही है 2004 से, और अभी तक ये चल ही रही है, ठीक है। और ट्विटर क्या करता है, ट्विटर कुछ खास मैसेज को ब्लॉक कर देता है ना, जो ट्विटर को लगता है कि ये उसकी पॉलिसी को वायलेट कर रहे हैं, या फिर ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, या फिर ये वीमेन ट्रैफिकिंग को लेके या चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेके, ऐसे कंटेंट को फिल्टर कर देता है। तो सरकार ये कहती है ट्विटर को, जब आप कंटेंट को फिल्टर कर सकते हो तो आप कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकते हो, तो आप कंटेंट को ब्लॉक कर दीजिए। ट्विटर कहता है कि देखिए सर, मैं सारे कंटेंट को ब्लॉक नहीं कर सकता हूं जो आपको पसंद ना हो, ठीक है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में हो जाता है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे चल रही हैं। अब लेकिन इसमें आम आदमी क्या कर सकता है, आम यूजर आपके जैसे मेरे जैसे यूज कर सकते हैं। हमारा देखिए, ये कंपनी हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं और उसको बाद में शेयर कर देती हैं। इंस्टाग्राम वही डेटा आपका फेसबुक के साथ शेयर करता है, व्हाट्सएप के साथ शेयर करता है। तो प्राइवेसी वाली वहां पे ये प्रॉब्लम है ना। आपका डेटा कहाँ जा रहा है, उसको कौन सी कंपनी कैसे यूज कर रही है, वो आपको नहीं पता है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब आप इंटरनेट ओपन करते हो तो आपको एक तरह के प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं। जब भी आप दोस्तों गूगल पे अगर मान लो, एक एग्जांपल आपको देता हूं, आप जो आपने क्या करना है, आज आप जाके आज अमेजोन पे क्या करना है, एक आईफोन सर्च करना है, आईफोन, ठीक है, अमेजोन पे जाके, और उस फिर अमेजोन को जो है डिलीट क्लोज कर देना है उस वेबसाइट को। आप अगले 4-5 दिन तक, चाहे आप इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, गूगल ओपन कीजिए, जो भी ओपन करोगे आप इंटरनेट, वही आईफोन की एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जाती है। क्यों दिखाई जाती है, क्योंकि जैसे ही आपने अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, मोबाइल से वो खोला ना, तो उसका पूरे का पूरा डेटा गूगल के पास चला गया। वही डेटा गूगल फेसबुक के साथ शेयर करता है, वही इंस्टाग्राम के साथ शेयर करता है। तो वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर होती है, जिससे आपके डिसीजंस को इंपैक्ट किया जाता है। जब एक ही चीज हमेशा आपके सामने नजर आएगी तो लोग उसको खरीदने लगते हैं। तो इस तरह से आपके डिसीजन को यहां पे इंपैक्ट किया जाता है। इसलिए आपका डेटा प्रोटेक्शन की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, कि आपका डेटा ये कंपनीज कहां यूज कर रही हैं, किसके साथ शेयर कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए ना। अरे आपका डेटा है, आपका प्राइवेट डेटा भी शेयर कर सकते हैं ये लोग, है ना। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इंडिया में अभी डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई भी लॉ नहीं है। मतलब कमेटी के पास गया हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी के पास, लेकिन अभी इंडिया की कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो डेटा फिड्यूशरी का मतलब ये होता है कि हमारा डेटा कहाँ पे जा रहा है, हम कंपनी को पूछ सकें, कि मैं फेसबुक को पूछ सकूं कि भाई मेरा डेटा कहाँ पे दे रहे हो तुम, बताओ मुझे, उसे कहा जाता है डेटा फिड्यूशरी। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो यही कुछ टॉपिक्स थे आज के हमारे। काफ़ी डिटेल में मैं गया हूँ, अच्छे टॉपिक्स आए थे आज हमारे, छोटे थे लेकिन शानदार थे और ज़्यादा थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने 8-10 टॉपिक कभी होते नहीं है न्यूज़पेपर में एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट। आज थे तो इसलिए हम लोगों ने इसको कर लिया। थोड़ा हमने ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी यहाँ पे देखा, और थोड़ी सी हम लोगों ने एनालिसिस करने की कोशिश की। बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग गए नहीं, क्योंकि इस तरह के टॉपिक थे नहीं, और इनको हम लोग पहले भी इसको हम लोग कर चुके हैं। तो कुछ टॉपिक हैं जैसे लक्षद्वीप वाला है, या यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी वाला है, इस तरह के जो टॉपिक हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके इसको जरूर और जरूर देख लीजिए। देखिए, आप यहाँ पूरा पूरा देखा करो यार, पूरा वीडियो देखा करो आप, ठीक है। बीच में एक दो टॉपिक आप, ठीक है, वो देख सकते हो, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, दोपहर में, इवनिंग में, रात को, कल परसों, आप पूरे का पूरा देखा करिए। जब आप पूरे का पूरा देखोगे ना, तभी आपको सारी की सारी न्यूज़ जो है वो समझ में आएंगी। आप 1-2 न्यूज़ देख के उसको छोड़ देते हो, आपके पास टाइम नहीं होता है, कोई बात नहीं। जब भी आपको टाइम लगे, 2 न्यूज़ देख लो, अगली बार के लिए उसको सेव कर लो, उसके बाद अगली 2 न्यूज़ को देख लो। इस तरह से आप दिन भर में इस 35-40 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर अच्छे से कवर कर सकते हो। लेकिन देखना सारा है, ठीक है। 1-2 न्यूज़ देखे फिर वो मजे वाली बात नहीं है, मतलब आपका टाइम भी वेस्ट हो गया और उसका पूरा जो है आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो वो सब ऐसा मत किया करें।
पूरा देखा करो, कमेंट सेक्शन में बताया करो कौन सी चीज़ आपको आज अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें इंप्रूव हो सकती थी। आपके सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर्स को आगे डिज़ाइन कर सकते हैं, आगे उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, आप हमें ज़रूर बताया करिए। कोई अगर कोई और सजेशन हो तो आप हमें वो बताएं, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, वो सारी चीज़ें। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद।